रिक्शे वाला रोजाना अपनी बीवी रक्साना को कंपनी ऑफिस के गेट पर छोड़कर चला जाता। वो बहुत खुश था कि इसकी बीवी को एक अच्छा रोजगार मिला, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी। कंपनी का सीईओ रक्साना को बहुत पसंद करता था और इसने रक्साना से एक बार कहा कि तुम्हें पुराने से रिक्शे में आने की जरूरत नहीं, मेरे ऑफिस की गाड़ी तुम्हें घर से पिक करेगी और फिर शाम को घर ड्रॉप भी करेगी। रक्साना ने अपने शोहर को मना किया कि अब मुझे रिक्शे पर ऑफिस ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास बॉस की गाड़ी मुझसे पिक करेगी और घर भी छोड़ेगी। ताहिर ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी हो। कुछ अरसे बाद कंपनी के सीईओ ने रक्साना से कहा कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं, तुम लाखों में एक हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपना बनाना चाहता हूँ। रक्साना सारी रात बॉस की इस ऑफर के बारे में सोचती रही, फिर यही सोचकर ताहिर से तलाक ले ली कि ताहिर के साथ जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी। ताहिर से तलाक लेने के बाद इसने कंपनी के सीईओ से शादी कर ली। बेचारा ताहिर जब भी रिक्शा चलाता तो इसे अपनी रक्साना बीवी याद आ जाती। वो रक्साना की याद को दिल से निकालना चाहता था, लिहाजा रिक्शा ही बेच दिया। रक्साना की तस्वीरें जला डाली और इसके कपड़े इन पर पेट्रोल छिड़क दिया। घर की तमाम चीजें जो रक्साना की याद दिलाती थी इन्हें जला डाला और फिर एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। एक दिन रक्साना एक बड़ी सी गाड़ी में अपने शोहर के साथ ताहिर की वर्कशॉप पर आई तो ताहिर दूसरी बार एफए में फेल हुआ था, जबकि इस वक्त रक्साना बीएससी में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई थी। ताहिर मैट्रिक बमुश्किल पास कर पाया था। एफए में जब दूसरी बार फेल हुआ तब इसने तलीम को खैर आबाद कह दिया और कॉलेज ही छोड़ दिया। रक्साना को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। रक्साना की वालदा अपने शोहर के साथ बैठी थी। वैसे तो वो अपने शोहर का बहुत अदब करती थी। अजीज साहब किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं था। इसने बहुत ही मुअद्दब अंदाज में अपने शोहर से कहा कि देखिए, आपने बचपन में ही ताहिर और रक्साना का रिश्ता तय कर दिया था। इनकी मंगनी खानदान के बड़ों की तरफ से तय हो चुकी थी, जबकि ताहिर के हालात आपके सामने है। इसने तलीम ही छोड़ दिया। हमारी बेटी एक अच्छे अदारे में पढ़ रही है, कल को इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप तो रक्साना के वालिद है, मैं आप इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या ताहिर और रक्साना का जोड़ ठीक है। मैं आपके किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं, लेकिन ये बात काफ़ी अरसे से मुझे सता रही है। मेरे दिल में थी, अपने दिल का हाल आपसे बयान किया है। अजीज साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं मानता हूँ कि रक्साना और ताहिर का कोई जोड़ नहीं, लेकिन वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है। भाई साहब के हम पर कितने आसानात थे, तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो कारोबार में खसारा हो चुका था। भाई साहब ने हमारी मदद की। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ताहिर पढ़ लिख जाए, मगर अफसोस कि वो पढ़ लिख ना पाया। मैं इसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो पढ़ना चाहता ही नहीं था, बस पढ़ाई में कुछ कमज़ोर था। मगर एक बात की मैं गारंटी तुम्हें दे सकता हूँ कि ताहिर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा, इसकी बहुत इज्जत करेगा। बहुत शरीफ लड़का है, अपने घर का बच्चा है, अपना खून है, लिहाजा इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अजीज साहब ने अपनी बीवी को तो मुतमिन कर लिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या मेरी बेटी रक्साना भी इस रिश्ते पर खुश है, क्योंकि जब इसकी मंगनी तय की गई तब रक्साना बहुत छोटी थी। अब वो बाशूर बालक लड़की हो चुकी है। मुझे अपनी बेटी की मर्जी भी एक बार पूछ लेनी चाहिए। फिर मौका देखते हुए एक बार इसने अपनी बेटी रक्साना से बात की और इससे यही कहा कि बेटी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ताहिर के साथ तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तय कर दी गई थी। पहले तो तुम लोग पढ़ रहे थे तो मैं मुतमिन था, लेकिन ताहिर आगे पढ़ ना सका, वो फेल हो गया। एफए के बाद इसने तलीम को खैर आबाद कह दिया है। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ, क्या तुम दिली तौर पर मुतमिन हो इस रिश्ते पर? कोई एतराज तो नहीं? अगर तुम्हें इस रिश्ते पर किसी किस्म का एतराज है तो मैं आज ही ये रिश्ता ख़त्म कर देता हूँ। हालांकि ताहिर मेरा भतीजा है, मुझे अजीज है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। रक्साना ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो कहा, अब्बा जान, मुझे आप पर भरोसा है। आपने जो भी मेरे लिए फैसला किया है, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं। अजीज साहब ने अभी अपनी बेटी को दुआएं दी और कहा, खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब नहीं करे। अजीज साहब अपनी बेटी की जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन रक्साना ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी मास्टर की तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, इसके बाद ही शादी करना चाहती हूँ।
अजीज साहब ने अपनी बेटी की ख्वाहिश पर अमल किया और रक्साना ने दिल लगाकर पढ़ना शुरू किया। अभी इस कुछ पढ़ाई मुकम्मल होने में 2 साल मजीद रहते थे, लेकिन वो अभी से ही कोई पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रही थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि इसके वालिद के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है। रिटायर होने में जो पेंशन इसे मिली थी वो अपनी इससे 2 बड़ी बहनों की शादी पर सारे पैसे लग गए और अब इसके पास कुछ नहीं था। इसमें कुछ मौजूद नहीं था, एक ही प्लाट था और रक्साना नहीं चाहती थी कि अब्बा जान मेरी शादी पर वो प्लाट फरोख्त कर दे, क्योंकि अब्बा जान का इरादा था कि वो हज की सादत हासिल करेंगे। अपनी बीवी को भी साथ हज करवाना चाहते थे। लिहाजा रक्साना ने अपने वालिदैन की इस ख्वाहिश पूरी करने के लिए अभी से जॉब तलाश करना शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी में इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बनी और इसी के मोहल्ले की एक लड़की थी जिसका नाम किनर था। इसे ये बात मालूम थी कि डिग्री मुकम्मल होने पर रक्साना की इसके कज़न के ताहिर के साथ शादी होगी। किरण ने पूरी यूनिवर्सिटी में यह बात मशहूर कर दी कि जिससे रक्साना की शादी होने वाली है सरकना का वो कज़न है, मैट्रिक पास है और एफए पास न कर पाया। ताहिर का जिक्र करके वो इसे छेड़ती थी और मुख्तलिफ लड़कियां फिक्रे भी कसती, मगर किसी को जवाब न दिया, ना ही इनकी किसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो अपने काम से काम रखती और खुद कुछ करना चाहती थी। जैसे ही रक्साना की तलीम मुकम्मल हुई तो घर वालों ने रक्साना की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की रात ताहिर रक्साना के सामने आया और इसे कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तो मैं एक लायक और पढ़ी लिखी लड़की हूँ, जबकि तलीम मैदान में मैं तुम्हारे किसी मुकाबले में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ मैट्रिक से आगे बढ़ ना पाया, मगर एक चीज़ का मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझसे कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो पिछले कई माह से पैसे जमा कर रहा था और सलामी में इसने रक्साना को 20,000 रुपए दिए और एक सोने की अंगूठी भी दी। रक्साना बहुत खुश थी कि ताहिर जैसा भी है, लेकिन वो मेरी कदर करने वाला है और हमदर्द है। ऐसे लोग आजकल के ज़माने में बहुत कम है। ताहिर ने अपना एक रिक्शा लिया था। रिक्शा चलाकर वो रोजी रोटी कमा रहा था। रक्साना ने जिस अदारे में भी अप्लाई करना या फिर कोई इंटरव्यू देना होता तो वो अपने शोहर के साथ रिक्शे पर ही जाती। इसने ताहिर से यही कहा था कि बस दुआ करना कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। रक्साना ने शहर की अच्छी अच्छी कंपनियों में अप्लाई किया, मगर मसला ये था कि रक्साना को तजर्बा नहीं था काम का और अक्सर कंपनियां तजर्बे का तकाजा करती। आज इसने एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कॉल हुई तो इसने अपने शोहर ताहिर को फ़ोन किया कि रिक्शा लेकर आ जाओ, फलां जगह मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। इसने ताहिर से कहा था कि 30 मिनट के अंदर आना कोशिश करना, मगर ताहिर 30 मिनट गुजरने के बावजूद भी ना आ सका और बार बार अपने शोहर को कॉल कर रही थी, मगर ताहिर इसकी कॉल उठा ही नहीं रहा था। इसे इस बात का गुस्सा था कि मेरा इतना अहम इंटरव्यू है और इसके शोहर को इस बात की कदर ही नहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद ताहिर घर आया तो रक्साना से कहा कि जल्दी तैयारी करो। रक्साना ने खफा होकर कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू का वक्त गुजर चुका है। ताहिर ने इससे माजरत की कि मैं एक फैमिली थी जिनको शहर से बाहर देहाती इलाके में लेकर जा रहा था। वैसे तो मैं शहर से बाहर अपना रिक्शा लेकर नहीं जाता, लेकिन वो काफ़ी मजबूर थे, इसलिए मैं इनको इनकार न कर पाया। मैं तो इनसे किराया भी नहीं लिया और इसके बाद आया हूँ। देखो, मैंने इनके साथ भलाई किया। मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि तुम्हारा इंटरव्यू कामयाब होगा और तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। रक्साना किसी भी सूरत इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन अपने शोहर की जिद पर वो बताए गए एड्रेस पर पहुंची। ताहिर ने गेट के बाहर अपना रिक्शा खड़ा किया और रक्साना ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। कंपनी के बॉस ने अपने ही रक्साना को गेट के अंदर दाखिल होते देख लिया और रक्साना की शख्सियत से काफ़ी मुतासर हुआ। वो इसे पसंद भी आई। मैनेजर साहब ने रक्साना से कहा कि सॉरी, आप लेट हो चुकी हैं, अब आपका इंटरव्यू मुमकिन नहीं। ये सुनकर रक्साना काफ़ी परेशान हुई और दिल ही दिल में अदास थी और वापस आ रही थी कि अचानक मैनेजर ने इससे पीछे आवाज़ दी, क्योंकि कंपनी के बास शाकर अली ने मैनेजर से कहा कि इस लड़की का इंटरव्यू ज़रूर लेना है। फिर इसका इंटरव्यू लिया गया। यहाँ भी तजर्बे की ज़रूरत थी और एक्सपीरियंस स्टाफ को ही जॉब देनी थी, लेकिन सेठ शाकर अली की सिफारिश पर रक्साना की सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने रक्साना से कहा कि 2 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। रक्साना वापस आई तो ताहिर इंतजार में खड़ा था। इसने रक्साना से पूछा कि बताओ कैसा हुआ इंटरव्यू।
रक्साना ने अपने शोहर को बताया, पहले तो मैं लेट थी और फिर मुझे वापस भेज दिया क्या, लेकिन फिर अचानक जिस शख्स ने मुझे वापस भेजा इसने मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू देखते लिया क्या। इंटरव्यू तो इतना खास नहीं था, लेकिन पैनल की तरफ से मुझे उम्मीद है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी अल्लाह मालिक क्या होता है। ताहिर अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था कि तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी, मेरा दिल कहता है बस एक बार अल्लाह पर भरोसा करके तो देख लो। इसने रक्साना को रिक्शे पर बिठाया और दोनों घर वापस आए। ताहिर ने अपना रिक्शा एक बड़े से होटल के सामने रोका तो रक्साना इससे पूछने लगी कि आप यहाँ क्यों रुके हैं। इसने मुस्कुराते हुए अपनी बीवी से कहा कि आज डिनर इस रेस्टोरेंट पर ही करेंगे। रक्साना ने कहा कि रहने दे, फ्रिज पे सालन पड़ा है, वो हम पर काफी है, आप ऐसा ना करें, क्यों खर्चा कर रहे हैं। जिस पर ताहिर ने रक्साना से कहा कि ये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरे कमाने का मकसद ही यही है कि मैं तुम पर खर्च करूँ, तुम्हें खुश रखूं। अगर मैं तुम पर खर्च न किया, तुम्हें खुश न रख सका, तो मेरी ये कमाई किस काम की है। फिर ताहिर अपनी बीवी को रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। रक्साना ने अपनी पसंद की अच्छी सी डिश का ऑर्डर दिया। आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि काफी अरसे बाद इसने एक अच्छा खाना खाया और ताहिर इसके चेहरे की खुशी को महसूस कर सकता था। 2 दिन बाद कंपनी की तरफ से रक्साना को कॉल वसूल हुई और इसे बताया गया कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। रक्साना की खुशी का कोई ठिकाना न था। ताहिर भी अपनी बीवी के लिए बहुत खुश था क्योंकि वो इसका ख्वाब था कि रक्साना को एक अच्छा रोजगार मिल जाए। वो हर नमाज के बाद अपनी बीवी के जॉब के लिए दुआ मांगता। वो खुद तो ना पढ़ सका, लेकिन इसे अपनी बीवी से उम्मीद थी कि वो बाइज्जत रोजगार हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। आज रक्साना की सिलेक्शन थी। वो ऑफिस में आई। 60,000 इब्तदाई तनख्वाह मुकर्रर हुई और इसके अलावा कुछ बोनस भी था और जो हर माह इसे अदा किया जाने थे। जब वो घर आई तो वो बहुत खुश थी। इसने ताहिर को बताया तो ताहिर ने यही कहा कि मुझे इस बात का यकीन था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। अभी कंपनी को ज्वाइन किए 1 ही महीना नहीं गुजरा था कि अचानक रक्साना की तबीयत खराब हो गई। जब वो ऑफिस से घर आई तो इसका सर चकरा रहा था, बार बार मतली आ रही थी। ताहिर से अस्पताल लेकर गया और डॉक्टर ने ताहिर को मुबारकबाद दी कि आपकी बीवी अमीसी है। यह सुनकर ताहिर बहुत खुश हुआ और इसने ये खुशखबरी अपनी बीवी को भी बताई। बच्चे की पैदाइश पर रक्साना ने कंपनी से 2 माह की छुट्टी ली और इसे छुट्टी भी दे दी गई। अल्लाह ने ताहिर को एक चांद सा बेटा अता किया। ताहिर ने इसका नाम मुराद रखा। ताहिर का ख्वाब था कि वो खुद तो ना पढ़ सका, लेकिन वो अपने बेटे को जरूर तालीम दिलवाएगा। वो यही चाहता था कि इसका बेटा इसकी तरह ऐसे रिक्शा न चलाए और अच्छी जिंदगी में कामयाब हो जाए। रक्साना ऑफिस में जाती तो ताहिर अपने बेटे को संभालता, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता और इसका बेटा ताहिर से बहुत ज़्यादा मनूस हो चुका था। मराद शुरू में तो बहुत सेहतमंद था, लेकिन फिर 2 साल बाद बहुत कमज़ोर हो गया। जिस उम्र में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, इस उम्र में मुराद बैठ भी नहीं सकता था। इसकी टांगें बहुत कमज़ोर थी और पेट फूला हुआ था। कई अरसे तक इसका इलाज चलता रहा, लेकिन वो ठीक ना हो सका। रक्साना अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह मुराद इसके साथ ही रहे। वो मुराद से जुदा ना हो पाए, लेकिन जॉब भी इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसकी जॉब से इसका घर का सर्कट चल रहा था। डॉक्टरों ने यही कहा कि मुराद के पेट में पानी जमा हो जाता है और इसके मसल्स का इशू है। पट्टे कमज़ोर होने की वजह से इससे खड़े होने में दुश्वारी का सामना रहता है। ताहिर अपने रिक्शे पर ही रक्साना को कंपनी के ऑफिस के मेन गेट तक छोड़कर जाता और फिर शाम को वापस कर लिया था। जब तक रक्साना ऑफिस में रहती वो बच्चे का बहुत ख्याल रखता, इसे खिलाता पिलाता, लेकिन जब वो अपने बेटे की तरफ देखता तो इसका दिल बहुत दुखता था। डॉक्टरों ने यही बताया कि इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मुराद को अमेरिका ले जाना होगा। जब ताहिर ने यह सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो जानता था कि ऐसा इसके लिए तो मुमकिन नहीं कि वो अपने बेटे को इलाज के सिलसिले में अमेरिका ले जाए। रोज़ाना रिक्शा चलाता है तो घर का खर्च पूरा होता है। तकरीबन 40 से 50 लाख वो कहाँ से लाता जिसके लिए वो अपने बेटे का इलाज करवाता। आज सेठ शाकर ने अपनी ऑफिस में देखा कि रक्साना का चेहरा उतरा है। वो सोच में गुम थी, वो बहुत परेशान थी। सेठ ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि रक्साना को ऑफिस में बुलाएं। इसके बाद सेक्रेटरी रक्साना से कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। रक्साना ऑफिस में आई तो सेठ शाकर अली ने रक्साना को बैठने का कहा और इससे यही कहा कि आज आप बहुत परेशान लग रही हैं।
खैरियत तो है, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन रक्साना इससे ये नहीं बताना चाहती थी। शाकर अली ने कहा, चले आपकी मर्जी, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। कम से कम आप अपनी कदर कीजिए। आप इतनी ही सिन्नो जमाल है, और जब आप इस पुराने से रिक्शे में ऑफिस आती है तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। आइंदा ऑफिस की एक स्पेशल गाड़ी आपको घर से पिक करेगी और फिर घर में ड्रॉप भी करेगी। आपको रिक्शे पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रक्साना हैरान हुई। इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी, और वो हैरान थी कि सर इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। इसने शाकर साहब का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद वो घर आई और ताहिर से कहा कि आइंदा मुझे रिक्शे पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर से ही मुझे ऑफिस की एक नई गाड़ी पिक करेगी और फिर छुट्टी के बाद ड्रॉप भी करेगी। ये सुनकर ताहिर हैरान हुआ, मगर इस बात पर तवज्जो तो ना दी। मगर रक्साना कुछ सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि सर की मेहरबानी की क्या वजह है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कंपनी के सीईओ ने दोबारा रक्साना को अपने ऑफिस में बुलाया और रक्साना से यही कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की है कि ये बात आपसे ना कहूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपने दिल के हालात आपके सामने लाया हूँ और ये बात करने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये जानते हुए कि आप एक बच्चे की माँ है, शादीशुदा है। लेकिन मैं क्या करूँ, न जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि इस रिक्शे वाले से आपकी शादी आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। वो आपके बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं अपने आप को देखे और अपने शोर को किसी एंगल से वो आपका मैच नहीं। आपको किसी सूरत मजबूर नहीं करूँगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो मुझे नहीं मिली। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही वो लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। जिस दिन आप इंटरव्यू देने आई थी, इसी दिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैं आपके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर आप मेरी ऑफ़र टकरा भी दें तब भी आपकी जॉब बरकरार रहेगी। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक ताहिर का रास्ता है, दूसरा जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहता है। पूरी दुनिया में आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अपने महलनुमा घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके बच्चे को भी दिल से कबूल करूँगा। रक्साना ने अपने सर को कोई जवाब न दिया और वहाँ से जल्दी वापस आई। आज सारी रात वो सो न सकी। बार बार सर शाकर की बातें इसके दिमाग में आ रही थी। ताहिर इससे यही पूछ रहा था कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसने ताहिर को कुछ न बताया, बस ऐसे ही तबीयत खराब का बहाना किया। लेकिन यह हकीकत थी कि वो सर शाकर के बारे में सोच रही थी। इतना बड़ा खूबसूरत आदमी, शख्सियत भी बाकमाल, किसी भी लड़की के साथ शादी कर ले, लेकिन इसने मुझसे ही शादी की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वो बार बार अपने आप को आईने के सामने देखती और दिल ही दिल में मुस्कुराती और कहती, रक्साना अपने आप को पहचानो, तुम इतनी भी गई गुजरी नहीं हो। फिर आईने से फुर्सत मिली तो इसने वो अपने बेटे के पास आई। अपने बेटे के पास आई, मुराद की तरफ देखकर अपने आप से यही कह रही थी कि अगर इस घर में रही तो मुराद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएगा। 4 बरस का हो चुका है, लेकिन अभी तक ठीक से बैठ भी नहीं सकता। क्या मेरा लाल सारी जिंदगी यूं ही मजूर रहेगा। इसने काफ़ी सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि सर शाकर की तरफ से इस ऑफर को कबूल कर लिया। खुद भी अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी बेटे की अच्छे तरीके से इलाज करवा सके। आज इसने खुद से यही कहा कि जैसे ही सुबह होगी मैं ताहिर से बात करूंगी। अपने बच्चे के लिए सुबह हुई तो ताहिर के पास आई। ताहिर से कहा कि मैं आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या आप चाहती हैं कि मुराद का इलाज हो। ताहिर ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी है और अपने बेटे के लिए तो मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। रक्साना ने कहा कि जान देने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम चाहती हो कि मुराद का इलाज हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। यह सुनकर ताहिर हैरान हुआ। वो रक्साना के चेहरे की तरफ देखने लगा। ये तुम कैसी बात की है, तुम्हें छोड़ दो, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। रक्साना ने यही कहा कि मुझे तलाक दे दो। इस घर में रहकर मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकती। ताहिर ने कहा कि तुम शायद जोश में हो या अपने होश खो चुकी हो। रक्साना ने यही कहा कि अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत है
तो मुझे आज़ाद कर दो। ये बात मेरे बाप को बताने की भी ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि अब्बा मुझे इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे बेटा ठीक तरीके से इलाज मुमकिन हो पाए। तुम्हारे साथ रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं। ताहिर सब समझ चुका था। इसने रक्साना से यही कहा कि ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसने रक्साना को तलाक दी और तलाक के बाद वो अपने बेटे को लेकर अपने बास सेठ शाकर अली के पास चली गई। सेठ शाकर ने रक्साना से निकाह किया और फिर इसे एक अलग घर में रखा। इससे पहले भी सेठ की एक शादी थी और इसके 3 बच्चे थे। इसने रक्साना से झूठ बोला कि मैं अभी तक शादी नहीं की, मगर इस बात से रक्साना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के बाद वो शाकर अली पर जोर दे रही थी कि मेरे बेटे का इलाज करवाएं। 5 बरस का हो चुका है लेकिन अभी तक अपने पैरों पर नहीं चल सकता। शाकर अली ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, अगले महीने हम मुराद को लेकर अमेरिका जाएंगे और इसका इलाज होगा और फिर ये अपने पैरों पर चल पड़ सकेगा। मगर मुराद हर वक्त अपने बाप को याद करता। वो ताहिर को याद करके रोता रहता। मुराद की इस बात से जहाँ रक्साना बहुत परेशान थी, वहाँ शाकर अली भी बच्चे से बेजार हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि इसका इलाज करवा के इसे वापस बाप के पास भेजना ज़रूरी है, वरना ये तो हमारा जीना हराम कर देगा। ना दिन का सुकून है ना रात का चैन, बस हर वक्त अपने बाप को याद करता रहता है और रोता रहता है। पहली फुर्सत में वो रक्साना के साथ अमेरिका गया और मुराद का इलाज करवाया। यह 3 महीने का इलाज था जिसमें मुराद को कुछ एक्सरसाइज करवाई गई और साथ साथ इसका भी इलाज चलता रहा, हत्ता कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। रक्साना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो 5 बरस बाद अपने बेटे को पैरों पर खड़ा होकर चलता हुआ देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन मुराद अमेरिका जाकर भी अपने बाप को भूल ना पाया। इसने दिन रात अपने बाप के साथ ही गुजारे थे। जब रक्साना ऑफिस जाती तो वो ताहिर के पास ही रहता और रात को सोता भी अपने बाप के साथ ही था। रक्साना को इस बात का यकीन नहीं था कि मुराद ऐसा करेगा, अपने बाप के साथ इस कदर अटैच हो जाएगा। इसने कई बार मुराद को डांटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने बाप को भूल जाओ, वो मर गया है। लेकिन मुराद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। शाकर अली ने रक्साना से यही कहा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, तुम्हारे बेटे का इलाज करवाया, लेकिन अब इसके दिल की बेचैनी का इलाज इसका बाप है। बच्चे अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर तुम अपने बेटे को खुश देखना चाहती हो तो इसे वापस ताहिर के हवाले कर दो, तो हमारा बच्चा खुश रहेगा और परेशानी की ज़रूरत नहीं। मैं ताहिर को बहुत सारी दौलत दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि वो मुराद को अच्छे सुकून में पढ़ा सके, एक गाड़ी ले लेगा। रक्साना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बेटे की खातर, इसी की खुशी की खातर मुराद को इसके बाप के पास ले गई। ताहिर ने अपने बेटे को सीने से लगाया, मगर एक बार भी इसने रक्साना की तरफ ना देखा। शाकर अली एक ब्लैंक चेक लेकर ताहिर के पास आया और इससे यही कहा कि इसमें जितनी रकम लिखना चाहती हो लिख लो, इन पैसों से तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। लेकिन ताहिर ने वो चेक सेठ साहब के सामने ही फाड़ डाला और कहा कि मैं अपने बेटे को कमाई से खिलाऊंगा, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। रक्साना अपने बेटे से मिलने ज़रूर आती, लेकिन वो इस बात को पहचान चुकी थी कि मुराद को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि मुराद तो अपनी माँ से मिलना भी नहीं चाहता था, मगर जब ताहिर अपने बेटे से यही कहता कि ये तुम्हारी माँ है और अपनी माँ से मिलना चाहिए, तब वो अपने बाप के कहने पर अपनी माँ से मिलता, मगर वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। इसे इस बात का गुस्सा था कि माँ ने मेरे बाप को क्यों छोड़ा, मेरा इतना अच्छा बाप जो मुझसे इतनी अच्छी मोहब्बत करता है। आज इस बात को 20 बरस गुजर चुके हैं। ताहिर ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की और आज वो एक अच्छी पोस्ट पर है, जबकि शाकर अली के साथ रक्साना की ज़िंदगी बहुत अजीब थी। वो बीवी कम और घर की मुलाजमत ज़्यादा महसूस होती। शाकर अली से इसकी कोई औलाद भी ना हो सकी और रक्साना का बाप भी बेटी से लाताल्लुक हो चुका था। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा खफा था कि इसने ताहिर को छोड़कर अपनी कंपनी के बॉस से शादी क्यों की। रक्साना अक्सर अपने बाप से यही सवाल करती कि मैं कहाँ गलत थी, ताहिर को छोड़ना मेरा ठीक फैसला था या फिर गलत, या अगर शाकर अली से शादी न करती तो मेरे बेटे का इलाज न होता, सारी जिंदगी महजूर रहता। बेटी की खातर मैंने अपने शोहर को छोड़ा, जो कि किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। बेटा सेहतयाब हुआ तो वापस अपने बाप के पास चला गया और वह खाली हाथ रही।
बेटा भी यहाँ से गया और जो इंसान इतनी मोहब्बत के दावे करता था वो भी मुझे घर की नुकरानी ही समझता है। अगर मुझसे मोहब्बत करता तो मेरे साथ ये सलूक ना करता और मेरे बाद दो मजीद शादियाँ भी ना करता। रुखसाना अक्सर यही सोचती है कि घाटे का सौदा तो मैंने किया, मेरे बेटे को अपना बाप मिल गया, साबका शोहर को अपना बेटा, मौजूदा शोहर भी अपनी बीवियों और बच्चों के साथ खुश है और इसे मेरी सूरत में मुफ्त नौकरानी भी मिल गई। सबको सब कुछ मिल गया लेकिन मैं खाली हाथ रह गई। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। शुक्रिया।